रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर के नए वीक के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर आपका टीचर, आपका होस्ट प्रोफेसर इब्राहिम हैदर अली, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँचन। तो पिछले वीक हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसका हमने जस्ट एक स्केच पढ़ा था कि क्या कैसे कैसे हम जानदारों को स्टडी कर सकते हैं, किस किस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम अब कंटिन्यू करेंगे। स्मॉलेस्ट लेवल से हम लार्जेस्ट लेवल की तरफ जाएंगे, पर आज हम सिर्फ एटॉमिक लेवल से लेकर सेल लेवल तक पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनता है। तो वो हमारा लेक्चर होगा। उससे आगे फिर जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो सिलेबस है, या आप कह लें कि आज का हमारा जो लिमिट है वो है हम एटॉमिक लेवल से लेके सेल लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो छोटे छोटे यूनिट्स यानी एटम से मिलके बनी है। ये आपको पता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, 9th-10th में भी, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी जनरल साइंस में भी। एटम क्या है? मादे का छोटे से छोटा ज़रा। तो जानदार भी एक मादा है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, हुजम रखती है, उसे मादा कहते हैं। तो बेजान चीज़ भी एक मैटर है और जानदार चीज़ भी एक मैटर है। और मैटर किस पे मुश्तमिल होता है? एटम पे। एटम्स मुख्तलिफ़ अंसर जो होते हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बायो एलिमेंट्स। तकरीबन 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जानदार में पाए जाते हैं। तो उनके एटम्स ही जानदार में पाए जाते हैं ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स ये एटम्स की सूरत में हमारी बॉडी में मौजूद हैं। पर जब हम इन एटम्स को गहराई में स्टडी करते हैं तो ये नीचे आपके सामने एक डायग्राम बनी है एटम की। तो एटम के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है। फिर एटम के न्यूक्लियस के अंदर देखें, ये रेड कलर में प्रोटॉन है, ये ग्रीन कलर में न्यूट्रॉन है, और ये जो बाहर मुख्तलिफ ऑर्बिटल में जो गर्दिश कर रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटम इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है जब हम जानदारों को भी स्टडी करते हैं तो हमारा आगाज़ इन्हीं पार्टिकल्स से होता है। यानी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं। और एटम्स जो हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के होते हैं, बायो एलिमेंट्स जो आपने पढ़े हैं। ये तो छोटा सा एक पहला लेवल था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब एटम्स जितने भी हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, वो एटम्स ज़्यादातर आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म। अलग-अलग नहीं मिलते। कोई हाइड्रोजन एटम आपको अलग नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन एटम आपको अलग नहीं मिलेगा, कार्बन एटम आपको अलग नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन एटम आपको अलग नहीं मिलेगा, कैल्शियम एटम आपको अलग नहीं मिलेगा। ये आपको कंबाइंड हालत में मिलेंगे। तो दे कंबाइन विद ईच अदर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स के ज़रिए वो आपस में जुड़ जाते हैं। वो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, वो चाहे आयनिक बॉन्ड हो, और एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मुख्तलिफ बॉन्ड्स के ज़रिए वो जुड़ते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब ज़्यादातर जो एटम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ये नीचे मुख्तलिफ मालिक्यूल्स का स्केच बना हुआ है। जैसे ये वाटर मालिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस तरह ये अमोनिया मालिक्यूल है, इसमें ये नाइट्रोजन है, 3 इसमें हाइड्रोजन आइटम है। ये CO2 है, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। ये CH4 है, मीथेन गैस की सूरत में जो ये CH4। तो ये एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड्स हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह HCl है। ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। कुछ के दरमियान
आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कुछ के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो मुख्तलिफ बॉन्ड्स के ज़रिए वो जुड़ते हैं। पर चूँकि हम जानदारों की बात कर रहे हैं, तो जानदारों के अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली ये कोवलेंट आयनिक बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। जो और आयनिक कुछ चीज़ें आयंस की सूरत में होती हैं, कुछ चीज़ें मालिक्यूल्स की सूरत में होती हैं, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते। अलग-अलग एटम्स नहीं मिलेंगे, आयंस मिल सकते हैं या मालिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। अब आगे मालिक्यूल्स को ही हम लेकर चलते हैं कि मालिक्यूल्स तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाकर एनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा किस्म के मालिक्यूल्स की वैरायटी बनती। अगर हम सिर्फ मालिकुलर वेट को ही, जैसे एटम का एटॉमिक वेट होता है उसी तरह मालिक्यूल का मालिकुलर वेट होता है, तो अगर हम मालिकुलर वेट को ही कंसीडर कर लें तो मालिकुलर वेट के हिसाब से दो मालिक्यूल्स की टाइप्स हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल्स हैविंग लो मालिकुलर वेट, ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर वेट कम होता है। कम का मतलब है कि हम ये कह लें कि ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा होता है, हज़ारों लाखों में नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट भी मुश्किल से कर सकें। तो जैसे पानी है H2O, इसका मालिकुलर वेट कम है, इसके मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक पानी है, तो एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 16 जमा 2 18। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इनका इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, छोटे मालिक्यूल हैं। इस तरह ग्लूकोज भी है, वो भी एक माइक्रो मालिक्यूल है। और मैक्रो वो हैं जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, हम इजीली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जैसे स्टार्च है, स्टार्च में हज़ारों ग्लूकोज होते हैं, लाखों ग्लूकोज होते हैं। सेलुलोज में भी इसी तरह। फिर प्रोटीन्स हैं, सैकड़ों प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर सैकड़ों अमाइनो एसिड्स हैं। अब एक एक अमाइनो एसिड का मालूम करें, फिर उनको प्लस करें, तो बेसिकली ऐसे मालिक्यूल्स का मालिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल। ये तो मालिकुलर वेट की बुनियाद पर टाइप्स थी। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मतलब नेचर के एतबार से। आपने ये पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 2 तरह के मालिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे मालिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हों, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक है। इसी तरह मुख्तलिफ और कंपाउंड्स हैं, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, DNA, RNA, प्रोटीन्स, ये सारे क्या हैं जिनमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। और इनऑर्गेनिक वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट टुगेदर, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं है। जैसे CO2, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। NH3 अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं। कार्बन हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक ज़रूर हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं मौजूद, तो फिर वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में शुमार होते हैं। तो जानदारों में ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जानदारों में इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं, माइक्रो भी पाए जाते हैं, मैक्रो भी पाए जाते हैं, और भी बहुत सी टाइप्स हैं। कुछ आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, होमोटॉमिक मालिक्यूल्स, हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल, डाइएटॉमिक मालिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। तो मालिक्यूल्स की वैरायटी है। तो जो आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड है बायोलॉजी में, तो वो मालिकुलर वेट के एतबार से टाइप्स हैं और केमिकल नेचर के एतबार से टाइप्स। तो इट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी जानदार, एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। अब बहुत से जो इम्पोर्टेंट आपके मालिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, वो हैं ATP जैसे, ग्लूकोज, DNA, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल। इसी तरह और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये ऑर्गेनिक भी हैं इनमें, ठीक है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जानदार में पाया जाता है। तो ये था मालिकुलर लेवल। एटम्स हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो कंबाइंड फॉर्म में मालिक्यूल्स बनाते हैं, वो चाहे माइक्रो मालिक्यूल बनाए, वो चाहे मैक्रो मालिक्यूल्स बनाएं, वो चाहे ऑर्गेनिक बनाएं, चाहे इनऑर्गेनिक बनाएं, जानदारों में इस तरह के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं।
इससे नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल। अब ज़ाहिर है मालिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट एंड एनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स अरेंज होकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, सेल्स भी बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज भी बनाते हैं। अब एक सेल जो होता है, कोई भी जानदार हो, इंसान हो, बैक्टीरिया हो, पैरामीशियम हो, अमीबा हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, एल्गी हो, सब सेल पे मुश्तमिल है। जानदारों की जो सबसे प्राइमरी हमने लाइफ वाले टॉपिक में पढ़ा था, सबसे पहली खसूसियत तो ये जानदार सेल पे मुश्तमिल होता है। और सेल फिर किससे मिलके बना है? मालिक्यूल से। और मालिक्यूल किससे मिलके बना है? एटम से। यानी एटम्स मिलके मालिक्यूल बनाते हैं और मालिक्यूल्स मिलकर सेल या ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब कुछ जानदार तो ऐसे हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, पूरा जानदार एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सेल, सिंगल सेल। कुछ जानदार तो ऐसे हैं जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं, इधर बैक्टीरिया लिखा है, इसी तरह अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, ये मुख्तलिफ जानदार हैं जो यूनिसेलर हैं, जो एक ही सेल पे मुश्तमिल है, वो सिंपल हैं। और कुछ जानदार जो कम्प्लेक्स हैं, वो जैसे फंजाई, एनिमल्स, प्लांट, जैसे हम लाखों सेल्स से मिल के बने हो, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिल के बने। अब सेल जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स, जिनसे मिलकर सेल बनता है। जैसे अब नीचे आपके सामने डायग्राम है मुख्तलिफ बनाई हुई। सेल की दो टाइप्स भी होती हैं, एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक, एक सेल होता है यूकैरियोटिक। दोनों में फ़र्क होता है, देखें बनावट का फ़र्क है। अब ये एक सेल है, इसकी असल फ़र्क है ये वाला न्यूक्लियस का। ये देखें यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है ये सेंटर में, पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं। हाँ डीएनए मौजूद है, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है डीएनए, लेकिन डीएनए किसी मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल लिखा हुआ है, ये लाइसोसोम लिखा हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं जो आपको सिर्फ यूकैरियोट में मिलते हैं, और बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं जो इधर नहीं है प्रोकैरियोट्स में, ये वाले ऑर्गेनेल। पर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो इधर भी हैं, जैसे ये राइबोसोम इधर भी हैं, राइबोसोम इधर भी हैं। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर है वो इधर भी है, सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे भी मिलेगी, बेसिकली पूरे सेल को जो कवर कर रही है। इस तरह यहाँ इस सेल में सीलिया लगे हुए हैं, तो इस सेल में भी आपको फ्लैजेला भी मिल सकते हैं, सीलिया भी मिल सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल किससे मिलकर बना है? ये चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो वो भी ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना है, प्रोकैरियोटिक सेल हो वो भी ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना है। ऑल दी फंक्शंस ऑफ ए सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज ऑर्गेनेल्स। सेल के जितने भी फंक्शन है ना, वो इन ऑर्गेनेल्स की वजह से ही हैं। ये ऑर्गेनेल्स होंगे तो सेल काम करेगा ना। डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की तकसीम है। ये उसी तरह होता है ना जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम इंसान, हम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बने, आँखें, जिगर, मैदा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, ठीक है, लीवर, किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स हैं, इनसे मिलके हम बने। तो ये समझ लें ये सेल है और ये उसके ऑर्गन्स हैं। जैसे हर ऑर्गन ने अपना काम करना होता है, दूसरा ऑर्गन उसका काम नहीं कर सकता, इसी तरह हर ऑर्गेनेली ने अपना काम करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम करना, साइटोप्लाज्म ने अपना काम करना, गोल्जी एपरेटस ने अपना काम करना, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने अपना काम करना, सीलिया ने अपना काम करना, फ्लैजेला ने अपना काम करना, राइबोसोम ने अपना काम करना। हर ऑर्गेनेली अपना काम करता है, काम बटे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर ऑर्गेनेली को अलग काम दे दिया है, और उस ऑर्गेनेली के बगैर वो काम नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि फ़लाँ ऑर्गेनेली नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो सेल में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात है। इसी तरह न्यूक्लियस का जो काम है वो न्यूक्लियस नहीं करना है, डीएनए का जो काम है वो डीएनए नहीं करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करना है, वैक्यूल का जो काम है उसी ने करना है। तो ऑल दी ऑर्गेनेल्स आर इम्पोर्टेंट एट दिस लेवल, सेल लेवल। अब देखें सेल प्रोकैरियोटिक भी होता है, यूकैरियोटिक भी होता है।
अब अगर यूकैरियोट की बात करें तो हमने कहा उसमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट में। अब यूकैरियोट्स की भी फिर आगे टाइप्स हैं, जैसे ये एक आपके सामने 2 सेल बने हुए हैं, एक तरफ एनिमल सेल है ये वाला, और एक तरफ प्लांट सेल है। दोनों में देखें यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, पर इसके अलावा और डिफरेंसेस हैं। जैसे इधर देखें, फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन वाला, ये प्लांट्स में ही है। ये बड़ा सा वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट्स में ही है। ये सबसे बाहर ये इन्होंने ये पिंक सा कलर या लाइट ब्राउन सा कर दिया, ये सेल वाल है, पर ये चीज़ें इधर नहीं है एनिमल सेल में। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल में भी हैं, प्लांट में भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियस दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में। यानी सेल बन तो जाते हैं, लेकिन सेल की आगे फिर एक साम है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें कि टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब जैसे पौधे फोटोसेंसिस करते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है, एनिमल्स में फोटोसेंसिस नहीं होती, वो खुराक नहीं बनाते, दूसरों को खाते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल, तो ये आज का हमारा ये लेक्चर था। हम सेल लेवल तक ही पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट फिर हम टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स वगैरह पढ़ेंगे, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कल होगा। हमने आगाज़ किया एटॉमिक लेवल से। एटम्स जो हैं उनसे मिलके मालिक्यूल्स बनते हैं, मालिक्यूल से मिलके मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स, चाहे वो माइक्रो हों चाहे वो मैक्रो हों, उनसे मिलकर फिर ऑर्गेनेलिज बनते हैं और सेल बनते हैं। फिर सेल की आगे वैरायटी है, कुछ जानदार यूनिसेलर होते हैं, कुछ जानदार मल्टीसेलर होते हैं, खरबों सेल से मिले, कुछ जानदार प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ जानदार यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में भी आगे वैरायटीज़ हैं। एनिमल सेल और तरह का होता है, प्लांट सेल और तरह का होता है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आप गौर से पढ़ें, समझें, सुने, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। इसे गौर से पढ़िएगा। पिछले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आसान सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, तो इसको परेशान नहीं होना। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे रब्ता करें, कमेंट्स में मैसेज करें और अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।